सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। विशाल एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, जिस वजह से उसका ट्रांसफ़र हर 2-3 साल में एक नई जगह हो जाता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे, रोहन जो 8 साल का था और सिया जो 3 साल की थी। इस बार विशाल की कंपनी को शहर से थोड़ा दूर गांव की तरफ बांध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसलिए विशाल का ट्रांसफ़र वहां हो गया। कंपनी की ही तरफ से विशाल को एक बहुत बड़ा बंगला रहने के लिए मिला था और उस जगह वो आज ही शिफ्ट हुए थे। सामान अनलोड करते वक्त विशाल रोहन और सिया से कहता है, ये देखो रोहन और सिया, तुम्हारा नया घर कितना बड़ा और सुंदर है ना। अब तुम दोनों को रूम शेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाहर बहुत बड़ा गार्डन भी है। पर वो घर देख के रोहन ज्यादा खुश हुआ नहीं था। उसके चेहरे पे एक अजीब सा भाव था। वो भाव मेघा ने उसके चेहरे पे पहचान लिया था। उसने रोहन से पूछा भी कि क्या हुआ, पर रोहन ने उस वक्त कुछ नहीं बोला। पर सिया उस घर को देखकर बहुत खुश थी। वो खिलखिलाकर हंस भी रही थी। मेघा का पहला दिन घर को सेट करने में ही चला गया, पर फिर भी इतना बड़ा घर था कि वो हो नहीं पाया। तो फिर वो यही सोचते हैं कि अब वो काम कल करेंगे और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रोहन की वो पहली रात थी। वो पहली बार अकेले सो रहा था, शायद इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। पर रोहन को एक अजीब सी बेचैनी भी तंग कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, पर उसे वहाँ ठीक नहीं लग रहा था। तभी रात के 12-12:30 बजे रोहन को प्यास लगती है। वो अपने बिस्तर से उठता है और अपने बिस्तर के साइड का टेबल लैंप ऑन करता है। तभी उसकी नज़र फर्श पे पड़ती है। उसके कमरे का फर्श गीला होता है और उस पे किसी के पैरों के निशान होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई गीले पैर लेकर वहां खड़ा था। ये देखकर रोहन काफी डर जाता है, पर उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। वो अपने बिस्तर में दुबक कर बैठ जाता है और भगवान को याद करने लगता है। रोहन जब अगले दिन उठता है तो वो अपने माँ बाप को सब बताता है, पर उसकी माँ इसको रोहन का वहम बोल के रफा दफा कर देती है। वो कहती हैं कि रोहन शायद पहली बार अकेले एक कमरे में रुक रहा था, इसलिए शायद उसे ऐसा लग रहा था। पर रोहन को यकीन था कि उसने रात में क्या देखा। फिर अगले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कभी न कभी रोहन को वो पैरों के निशान फिर से उस कमरे में दिखने लगे। एक रात रोहन दीवार की तरफ करवट लेके सोने की कोशिश कर रहा था। कभी उसे एक ऐसी आवाज़ आती है कि मानो कोई उसके कमरे में दाखिला ले रहा हो। रोहन को ऐसा लगा कि उसके माँ या पिता में से कोई एक होगा। उस रात जो कोई भी उसके कमरे में आता है वो बड़े आराम से पलंग में बैठता है और बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। रोहन को ऐसा लगता है कि वो शायद उसकी माँ है, लेकिन तभी रोहन को हॉलवे से उसकी माँ की आवाज़ आती है जो रोहन को पुकार रही होती है। ये सुनते ही रोहन का दिल काफ़ी तेज़ धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन उसके हाथ पांव चलना बंद कर देते हैं। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पाता, उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकलती। तभी रोहन की माँ उसके कमरे में आती है और उससे पूछती है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। तभी रोहन एकदम से उठता है और रोने लगता है और उसकी माँ को वो सब बताता है जो उसके साथ हुआ। ये सारी चीज़ें अब काफ़ी बढ़ गई थी। रोहन को अपने घर में सोने से अब डर लगता था। उसकी स्कूल से भी काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी कि रोहन पूरे दिन सुस्त रहता है और कभी कभी तो क्लास के बीच में ही सो जाया करता है। जब रोहन से उसके माँ बाप ने ये पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो रोहन ने
रोते रोते फिर से वही सब बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई है, कोई उसे देख रहा है। पहले पहले विशाल और मेघा रोहन की ये बात को बचपना समझकर या उसकी शैतानी समझकर अनदेखा कर देते थे, पर अब जब बात इतनी बढ़ गई थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि विशाल या मेघा ने कभी भी इस घर में कुछ गलत महसूस नहीं किया, बल्कि उन दोनों को ये घर इतना पसंद आ गया था कि वो ये सोच रहे थे कि हमेशा के लिए इसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और उसी समय से जब से रोहन के साथ ये हो रहा था, सिया बिल्कुल अलग बर्ताव कर रही थी। वो अक्सर हवा में किसी को देखती या किसी से बातें करती हुई दिखती थी। ऐसा लगता था कि उसे कोई दिख रहा है जिसे सिर्फ वो देख सकती है। वो हमेशा हंसती रहती थी, खुश होती रहती थी, कमरों के अलग अलग कोनों में देखती रहती थी। और जब भी मेघा या विशाल उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करते थे तो वो 3 साल की बच्ची कुछ नहीं कहती थी, बस हंसती रहती थी। शुरू में विशाल और मेघा को यही लगा कि सिया ये सारी हरकतें शायद उसका बचपना है, पर ये हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। विशाल और मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उनके दोनों बच्चे बिल्कुल अलग बर्ताव कर रहे थे। रोहन, जो हमेशा नींद में सहमा सहमा और डरा हुआ लगता था, उसके बिल्कुल विपरीत सिया, जो हमेशा खुश और हंसते हुए लगती थी। लेकिन मेघा और विशाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनके दोनों बच्चों को ऐसा क्या दिख रहा है जिसे वो नहीं देख पा रहे। रोहन अब इतना डरने लग गया था कि वो स्कूल से आकर दिन में सोया करता था और उसने रात में सोना छोड़ दिया था। और अगर उसे बहुत नींद आती थी तो वो अपने माँ बाप के साथ सोया करता था। एक संडे की बात है, सुबह सुबह मेघा ने नाश्ता बनाया था और वो सब डिनर टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे और उसी के साथ साथ विशाल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी मेघा सिया को खाना खाने के लिए कहती है। वो उसे 2-3 बार कहती है। सिया बड़े ही प्यारी आवाज़ में मेघा को कहती है कि पहले आप खा लो। तभी थोड़ी देर बाद रोहन मेघा से कहता है, मम्मी सिया किससे बात कर रही है? मेघा सिया की तरफ देखती है। सिया फिर से सीलिंग की तरफ देखकर हंस रही होती है और तभी सिया कुछ ऐसा कहती है जिससे सिर्फ रोहन ही नहीं बल्कि मेघा और विशाल भी अंदर तक सहम जाते हैं। सिया सीलिंग को देखते वक्त कहती है, दादाजी आप खाओगे? ये सुनने के बाद वो परिवार बिल्कुल डर जाता है। रोहन एकदम से विशाल की तरफ देखता है और विशाल मेघा की तरफ। और उस दिन के बाद से ही मेघा और विशाल को भी उस घर में कुछ कुछ महसूस होने लगता है। वो सुबह का अलार्म जो मेघा लगाया करती थी वो अगले दिन बंद मिलता था। वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर सुखाए गए होते थे और जब मेघा वो विशाल के बारे में पूछती थी तो यही निष्कर्ष निकलता था कि वो भी विशाल ने नहीं किया। विशाल को भी कुछ कुछ महसूस होने लगा। अब टीवी अपने आप चलने लग जाता था। विशाल जो अखबार हर रोज पढ़ता था तब उसे ऐसे मिलता था कि मानो किसी ने पढ़ के वापस रखा हो। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और कुछ समय बाद ये इतनी बढ़ गई थी कि विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने कंपनी में अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें ये सब बताता है और उनसे आग्रह करता है कि उसका घर बदल दिया जाए। वैसे तो विशाल का बॉस भूत प्रेतों में नहीं मानता था, पर विशाल उनकी कंपनी का एक बहुत अहम हिस्सा था, इसलिए उसने उसकी ये बात मान ली थी।
जब विशाल ने खबर अपने घर में दी तब एकदम से ही उस घर का माहौल ही बदल गया। वहाँ की बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। ऐसा लगा कि मानो ये बात सुनकर घर खुद गुस्सा हो गया हो। वो शायद नहीं चाहता हो कि वो परिवार वहाँ से जाए। तभी सिया और तेज तेज हंसने लगती है। और मेघा, विशाल और रोहन को समझ नहीं आता वो क्या करे। मेघा अब अंदर तक डर जाती है। वो विशाल को कहती है कि उन्हें यहाँ से अभी चलना चाहिए। वो थोड़ा बहुत सामान अपना पैक करते हैं और उस घर से निकल जाते हैं। जब अगले दिन विशाल उस घर से जा रहा था तब उसे वहाँ उस घर का असली मालिक दिखता है। वो विशाल से उस दिन मिलने आया था। उसे देखकर विशाल उसे सब बताता है कि उसके साथ यहाँ क्या क्या हुआ, शायद किसी जवाब की तलाश में, क्योंकि विशाल जानना चाहता था कि जो भी उसके और उसके परिवार के साथ हुआ उसका कारण क्या था। ये बात सुनने के बाद उस घर के मालिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसे पता था कि विशाल यही बात उससे करने आया है और उससे यही सब कहेगा। उस घर का मालिक फिर विशाल से कहता है, इस घर में एक समय एक बूढ़ा जोड़ा रहा करता था। उनके बच्चों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। ले दे के बस ये एक घर था उनके पास, लेकिन बूढ़े हाथ कब तक काम करते। एक समय बाद उन्हें किसी न किसी की जरूरत थी, पर उन्हें वो साथ मिला ही नहीं जो उन्हें मिलना चाहिए था। और इसके बाद वो किसी और पर बोझ ना बने तो उन बूढ़ा बूढ़ी ने खुदकुशी कर ली। और तभी से वो बूढ़ा बूढ़ी लोगों को दिखने लगे, सिर्फ इस घर में नहीं बल्कि घर के आसपास भी। उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस हमेशा से किसी के होने की चाहत थी उन्हें, कोई उनके साथ रहे। शायद वो परिवार ढूंढ रहे थे जो उन्हें कभी मिला ही नहीं। इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों को वही बूढ़ा बूढ़ी दिखे और वो बस उनके साथ रहना चाहते थे, शायद खेलना चाहते थे, और शायद उन्हें कुछ समय के लिए ही वो परिवार मिल गया जिसे वो खोज रहे थे। और जब तुमने इस घर से जाने की बात करी तब वो सारी घटनाएं तुम्हारे साथ होने लगी, क्योंकि शायद वो नहीं चाहते थे कि तुम इस घर से जाओ। ये सुनते ही विशाल के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो डरा हुआ भी था पर उसे दया भी आ रही थी। वो चाहकर भी उस जोड़े की मदद नहीं कर सकता था। इसके बाद सारा सामान उस घर से निकल ही गया था। जैसे ही विशाल अपनी गाड़ी में बैठता है वो देखता है कि वो उस घर का मालिक अभी भी उस घर के सामने ही खड़ा होता है और वो भी वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी विशाल उससे पूछता है कि ये कहानी आपको कैसे पता। उस घर का मालिक दुख भरी आंखों के साथ विशाल को देखता है और कहता है, उस बूढ़े जोड़े को जिसने अपने मतलब के लिए छोड़ दिया था वो मैं हूँ। आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।